फौजी लोगों को इसने टारगेट किया है, उनके पट्टे छीन लेता है, मारपीट करता है, उनसे दोगुना तिगुना रकम ले लेता है और मैं नेपाल तक इसके लिंक हैं। और हमने सुनने में ऐसा भी आया है कि लड़कियों की भी तस्करी करता है। इसकी खुद की नौकरानियां घर छोड़ छोड़ के भाग जाती है रात को, गेट फांद फांद के। वहां से हमने सुना है कि ये उन्हें बहुत परेशान और टॉर्चर करता है। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वो हमें भगा देते हैं उल्टा, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। आखिर में थक हार के हमें किसी ने श्री प्रवीण भारद्वाज जी का बताया है, तो हम लास्ट जो हमारा एक उम्मीद है सर से है। नमस्कार सर, मैं प्रवीण भारद्वाज, समाज सेवक। आज आपके एक ऐसे घटना का खुलासा करूंगा, ऐसे भूमाफियाओं का खुलासा करूंगा जो गरीब लोगों को, इसके बाद आर्मी के रिटायर्ड पर्सन्स को, आर्मी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको डरा धमका के उन लोगों की ज़मीनें छोटे छोटे ब्याज पर पैसा देके कब्जा कर लेता है। ऐसे एक भूमाफिया का नाम आज आपके सामने ओपन किया जा रहा है। उस भूमाफिया का नाम है राज छेत्री और उसको इंदर बाबा छेत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 150 से 200 लोगों के ज़्यादा के लोगों की ज़मीनें उसने अपने नाम लिखवा ली है। उसका प्रोसेस ये चलता है कि वो 1 लाख रुपए जैसा अगर आपसे उधार लिया है तो वो कहेगा कि मुझे अगले महीने 2 लाख रुपए वापस चाहिए। अगर अगले महीने आप 2 लाख वापस नहीं कर पाए तो उसके अगले महीने 2 के 4 हो जाएंगे। और इस प्रकार से वो एक रेशो बढ़ाते चले जाता है और फिर धमका के कहता है कि मैंने आपके ऊपर विश्वास करा है, आपको मैंने पैसा दिया है, आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करो और जब आप पैसा चुका दोगे तो मैं आपकी रजिस्ट्री वापस कर दूंगा। और सुनने में आया कि ये अवैध हथियार भी रखता है इसके साथ। जो 6-7 लोग रहते हैं उनके पास में हथियार होते हैं और लोगों को इतना ज़्यादा डराया धमकाया जाता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं और रजिस्टर ऑफिस में जाके इसके नाम रजिस्ट्री कर देते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा कि जब ये रजिस्ट्री करवाता है उसमें कुछ चेकों के नंबर देता है कि इस चेक से मैंने आपको पेमेंट करा है, लेकिन वो चेक वो कभी किसी भी क्लाइंट को उसने चेक नहीं दिया, ना 1 रुपये का किसी क्लाइंट को पेमेंट करा है। और चंद पैसों में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में ये लोगों की लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ज़मीनें कब्जा कर लेता है। और कुछ लोगों के द्वारा पूर्व में भी कुछ पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन सुनने में आया कि इसका प्रशासन में अच्छा वर्चस्व है, इस कारण इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और ना ही शहर के अंदर इसका इतना दबदबा है कि इसके नाम के सामने कोई भी इसका खुलासा करना नहीं चाहता है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा ऐसे ही कुछ परिवारों से जो मेरे पास में आए हैं, जिन लोगों ने मुझसे मदद की गुहार लगाई है। मैंने उन लोगों से बोला है कि ठीक है, आपका जो भी केस है जो मैं पब्लिक के बीच में रखूंगा, मीडिया के बीच में रखूंगा, जिससे पब्लिक जागरूक हो और इस प्रकार के जो भूमाफिया लोग हैं उनसे सतर्क रहें। और ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे ही एक मैं भी आपसे एक आर्मी के रिटायर्ड पर्सन ये बैठे हुए हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये इनकी वाइफ है मिसिस माया थापा और ये है मिस्टर प्रेम थापा। ये अभी आर्मी से रिटायर्ड होकर आए हैं। इनका प्रकरण ये खुद अपने शब्दों में आपको बताएंगे, आप इनके शब्दों में सुनिए। जी, मेरा नाम माया थापा है और मेरा हस्बैंड का नाम प्रेम बहादुर थापा है और ये इंद्र बहादुर छेत्री जो राज छेत्री के नाम से जानते हैं। और इनसे हमने 6 लाख रुपया ब्याज पर लिया था और इसमें इन्होंने हमें बोला कि जैसे तुमने ये 6 लाख रुपया अभी रजिस्टर एग्रीमेंट करा रखा हूँ मैंने, है ना, जब तुमने ये 6 लाख रुपया क्या मतलब वापस कर दोगे तो तुम्हारा जो रजिस्टर है ये वापस हो जाएगा, ऐसा बोला। और इन्होंने इसके बावजूद इन्होंने नेट बैंकिंग से इन्होंने 6 लाख का 18 लाख पैसा हमारे नेट बैंकिंग से काट रखा है। और लास्ट टाइम में जब मेरे हस्बैंड पेंशन से आ गया तो हमने इनको पैसा देने भी गए कि आपका पैसा ले लेना और हमारा जो घर है हमारे नाम में दे देना, फिर वापस कर देना, हमने ये बोला। पर इन्होंने माने नहीं कि तुम्हारा घर मेरे नाम में हो चुका है और ये कुछ भी नहीं होगा करके हमें उल्टा मैं और मेरे हस्बैंड को मारपीट करके घर से भेज दिया। और अभी तक हमने वो घर का होम लोन भी हम लोगों ने दे रखे है और वो रजिस्टर है वो भी वापस नहीं किया है। और जो 6 लाख लिया था उनका भी हमने 18 लाख नेट बैंकिंग से इनको वापस कर चुका है, हमारे अकाउंट से जा रखा है इनको, फिर भी अब इसने वापस करने नहीं मान रखा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने मेरे को इतना मेंटली प्रेशर करते थे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि तुम मेरे साथ घूमने आ जाओ, मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँगा या तो तुम मेरे घर में आ जाओ करके ना, ऐसे मेरे चरित्र के ऊपर भी इतना कि मतलब ये करते थे। और बहुत ज़्यादा कि मेंटली प्रेशर मतलब थी मैं इस वजह से।
तो अभी भी यही है कि मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय मिले। और वो उनका हमारे अकाउंट से इतना पैसा जा भी चुका है, पर इन्होंने अभी तक हमारे घर को सब बिजली पानी का बिल, बिजली पानी भी इन्होंने अपने नाम में कर रखा है। और हमारे घर अभी हम लोग ही रह रहे हैं यहाँ पे घर में, पर इन्होंने सब चीज़ अपने नाम में बना रखा है, पैसा लेने के बावजूद भी। और मारपीट करते थे, बहुत धमकी देते थे। और मेरे हस्बैंड को जब तुम जब ये शिकायत करोगे कोई पुलिस में, कहीं भी शिकायत करोगे तो तेरा हस्बैंड का मैं खाली पैर कोई बिना पैसा पलटन से मैं वापस आने के ऐसा बनाऊंगा, ये बोलता था। और 50 लाख खर्च करना पड़े भी मैं करूंगा, पर तेरा हस्बैंड का मैं अंदर डालूंगा, ऐसा अगर तुम शिकायत करोगे किसी से, मतलब तुम बोलोगे हमारे बारे में बोलोगे तो, ये करके इन्होंने इतना धमकी दे के ये बोलते थे। तो 3 साल तक हम ऐसे डर के वजह से बैठ गए। जैसे मेरा हस्बैंड रिटायर आ गया तब हमने ये आप लोगों से कि मतलब रिक्वेस्ट किया, केस डाला कि हमें न्याय मिले। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम बादल थापा, मैं एक्स आर्मी इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। और ये राज क्षेत्र ने जो से हमने कुछ पैसा लिया था तो मकान बनाते समय इससे 6 लाख रुपए करीब लिया था। और बीच में इसको 10% के दर से इसको हम ब्याज में देता था। तो बीच में इसे मेरे पीछे आकर मेरे वाइफ को इन्होंने क्या दिमाग में मैं डाल दिया कि ये तुम्हें और पैसा ज़रूरत है तो मैं आपको देता हूँ, आपका ज़मीन का पेपर मेरे को दे और रजिस्ट्री का इसका टेम्परेरी इसका वो नोटरी कराऊंगा बोल कर ऐसे झांसा दे के मेरे को भी बुलाया। और इन्होंने कागज़ पे मेरे रजिस्टर का कागज़ ले जाकर वकील के साथ मिल के फटाफट पेपर बना लिया। और शाम का टाइम दिसंबर का महीना था 2021 में, शाम का टाइम इन्होंने ले गया था कोर्ट में, जब लास्ट में बंद होते समय। तो वहाँ पर जाके बोला कि इस टाइम साइन सुन करा दिया। तो हमें पढ़ने, मैं तो इतना अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इतना पढ़ने का मौका भी नहीं दिया मेरे को। तो फटाफट ले जाके इन्होंने साइन करा दिया, फ़ोटो खिंचा दिया। तो बाद में मेरे को बोला कि ये आपको जिस दिन पैसा देंगे तो उसके बाद आपका नाम दोबारा रजिस्टर कर देंगे, वो बोल कर ऐसे वो बोला था। तो बाद में हमें पता चला उन्होंने पक्का रजिस्टर करा दिया। उन्होंने बोला टेम्परेरी कराएंगे बोल कर पक्का रजिस्टर करा दिया। और उसमें 3 चेक मेंशन कर रखा है। तो उन तीनों चेक का आज के दिन तक मेरे को अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ पैसा। और चेक हमें पहली बार तो हमें चेक दिया ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि चेक आपको ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं आप दे दूंगा बोलकर ऐसे करके हमने भरोसा कर लिया। तो इतना शातिर आदमी है कि उन्होंने सब अब चाल खेल के हमसे धोखे से अपना नाम वो करा दिया है। तो ऐसे करते हुए मेरे घर में जब मैं ड्यूटी में रहता बॉर्डर में, तो मैं बाहर रहता है तो मेरे वाइफ को आके छेड़ा करता है। कभी मेरे घर खाना बना के लेकर, कभी मेरे साथ घूमने चलो बोलकर, कभी मेरे घर आने के लिए बात करता है। तो मेरे पीछे तो वाइफ को तंग करता है, मेंटली टॉर्चर देता था ये। और ऐसे करके इसके पास पता नहीं गन ये कहाँ से आया, इसके पास टेम्परेरी, इसके पास गन मेरे जब हम इससे बात करने जाते तो गन दिखा के मारने धमकाने के लिए जान से मार दूंगा बोलकर वो धमकी देता था। तो हमने इसका बाद में किसी को रिपोर्ट देंगे बोलकर वो करा। तो बोला कि किसको अगर रिपोर्ट देगा तो तेरे को फौज से नौकरी से तेरे को वो कोर्ट मार्शल करके तेरे को सुखा वो करा दूंगा और तेरे को पेंशन भी नहीं मिलेगा बोलकर धमका के मेरे को किसी का कंप्लेंट भी करने नहीं दिया। तो अभी कुछ दिन से हम अभी पुलिस वाला इधर उधर सब कंप्लेन कर रहा है। तो ये कुछ पुलिस वाला कोई साथ नहीं दे रहा, प्रशासन जो कि उनके साथ मिला हुआ है। तो ऊपर वाला को तो कुछ नहीं पता है, तो ऊपर वाला ने चौक की थाना में दे देता है, थाना वाला नीचे इनसे पैसा दे के वैसे रफा दफा कर देता है। तो उसके खिलाफ बोलता है। तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज आप लोग से गुजारिश करके अब एक दिन तो हिम्मत करना है। अभी तक तो हम लोग डर के बैठा था तो हिम्मत नहीं हो पाया। तो इसलिए आप लोग के साथ आशा लेके हम लोग आप बोलने की हिम्मत करके आप लोग के साथ आया है। तो हमें न्याय देने के लिए कोशिश करें। और आज ये बैंक से मेरा लोन चल रहा है। मेरे वाइफ ने बोला कि इसको रजिस्टर वो करने से पहले बैंक का लोन चल रहा, बोला ऐसे कुछ नहीं है, तुम लोग बैंक का लोन देते रहना, जब रिटायर आने के बाद पैसा मेरे को दे देना तो तुम्हारा नाम कर दूंगा बोला। तब हम इनके पास पैसे देने गया तो इन्होंने मना कर दिया और मेरे साथ हाथ थपाई कर रहा है। और मेरे वाइफ के साथ किया, वो राज क्षेत्र ने मेरे साथ हाथ थपाई किया है। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए तो हिम्मत नहीं हुआ, डर के मारे से, क्योंकि जान से मारने की धमकी दिया था मेरे को। और बैंक का लोन आज तक मैं चुका रहा हूँ। तो उसके रजिस्टर उसके नाम होने के बावजूद और ना हमें घर है ना उसका क्या बोलता बैंक का रजिस्टर, और पेमेंट भी हम करे जा रहे हैं, किस हम दे रहे हैं। और बिजली पानी
का दोनों बिल सब नाम उसका है, पर पेमेंट मैं कर रहा हूँ। उस घर में आज तक मेरा ही कब्जा है और हम अभी बैठा हुआ है उसी घर में। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाला दिन में आप हमें न्याय देने के लिए कृपा करें। मेरा नाम है रंजना देवी, गुनियाल गांव, ये अंतराग के पास है। तो हमारा घर है वहाँ पे। तो ये मैंने भी राज छेत्री से पैसा लिया था मैडम, तो लिया था तो 1 लाख रुपए मैंने लिया था। तो 2-3 महीने के बाद मैं पैसा वापस करने के लिए गई, तो उसने कहा कि आपका पैसा तो 5 लाख रुपए हो गए। तो मैंने कहा सर ये अभी 1 लाख मैं पैसे दे नहीं सकती और ये 1 लाख रुपए आप रखो। और थोड़ा बहुत मैंने और ऊपर से फिर दूसरे तीसरे महीने फिर गई तो थोड़ा बहुत मैंने और भी दिया उसको। मैंने कहा लिए 10-20 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये मैंने कहा ये भी रखो आप, ये आपका ब्याज भी जो भी है ये। तो बोलने लगा कि ये तो कि ना मूल आ गया, ये ब्याज तो आपका बहुत है अभी तो। उसने तो 5-7 लाख रुपए और बना दिए कि 10 लाख रुपए, अब 2-4 महीने के बाद फिर 10 लाख रुपए हो गए। मैंने कहा 10 लाख रुपए आपको कहाँ से देंगे, मेरे 10 लाख रुपए कैसे हो गए भाई, 1 लाख के 10 लाख रुपए। फिर थोड़े दिन के बाद बोलने लगा कि ये ज़मीन तो अब घर में आया कि ये ज़मीन तो कि हमारी घर खाली कर दो और ये घर तो मैंने खरीद लिया। तो मैंने कहा पैसे ना आपने मेरे को दिए ना मैंने ज़मीन बेची, और वैसी ज़मीन है हमारी तो जो गांव की पंचायती ज़मीन होती है ना, तो वो ज़मीन है हमारी। तो मैंने कहा हम मेरे नाम ज़मीन नहीं चढ़ी तो तेरे नाम कैसे चढ़ गई ज़मीन। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ से जाऊँगी नहीं, यहाँ घर से तो मैं निकलूँगी नहीं, तो मुझे निकाल के दिखा भाई, कैसे निकाल सकता तू मेरे को यहाँ से। पहले मैंने कहा तू मेरे को ये बता कि मैंने पैसे कब लिए तेरे से, मेरे को ये सबूत चाहिए कि पैसे कब लिए ये बताओ पहले, और मैं तो यहाँ से निकलूँगी तो जो मर्जी करना कर ले। तो मैंने ये बोला उसको, तो कि ना कि वहीं पे आना आप और आप हिसाब किताब हो जाएगा आपका, आपको तो खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है देखेंगे बाद में। मैंने कहा मैं खाली तो नहीं करूँगी, पर ये कि फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा जो करना कर लेना, और वो लड़ाई झगड़ा करके कि ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा करके चला गया। मैंने कहा आपने तो बोला था कि ये एग्रीमेंट है ना कि ये तो मैंने अपने नाम पे चढ़ा लिया है। मैंने कैसे चढ़ा लिया अपने नाम पे, पैसे कहाँ है, ना उसने मेरे को कागज़ दिया ना कुछ नहीं दिया, बस पैसे लेके अपने रख लिए और बस, ना तो उसको कोई रसीद ना कोई कागज़ ना कुछ। मेरे आदमी तो नहीं है मैडम, तो बच्चे हैं तो वो भी एक को पैरालाइज हो रखा है, वो भी बीमार है बेचारा, तो दूसरा भी थोड़ा दिमाग से वो हो रखा, वो दोनों बच्चे ऐसे हैं। तो मैंने कहा तेरे को मैं पैसा कहाँ से दूँ, मेरे कहा मेरे को तो मैं दे ही नहीं सकती आपको पैसा, मैंने जो इतना भी दे दिया, ये भी आपका जितना लिया था मैंने उतना मैं आपको दे दिया, अब मेरे पास फालतू पैसा ऐसा है ही नहीं। तो कि ठीक है कि देखेंगे ये शो मैं देख लूँगा, तो आपको खाली करना पड़ेगा ये शो बोलने लगा। तो मैंने खाली कैसे कर सकते हो आप, मेरे को जो करना आपको कर लो। मैंने कहा मैं खाली तो करूँगी नहीं। तो ऐसा बोला, बस फिर उसके बाद फिर मैंने थाने में रिपोर्ट करी। जब उसने ऐसा बोला मैंने थाने में रिपोर्ट करी जाके, तो वो सर लोग बोलने लगे कि कौन है राज छेत्री क्या, ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा सर ऐसा नाम बताया कि ये तो क्या आपका वो उसका मामला है, क्या बोलते हैं कोर्ट का, कि ये तो यहाँ से तो कोई ज़मीन का आपका केस है ये, तो ये आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो वो कुछ भी नहीं हुई वहाँ पे सुनवाई, कुछ भी नहीं, वो चुपचाप से बैठ गए, ना उन्होंने फ़ोन किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। फिर मैं कोर्ट में चली गई वकील सर के पास, तो सर को बोला मैंने ऐसे ऐसे सर ये बात है। उन्होंने तो ये मैं थाने, उन्होंने पूछा कि थाने में गए थे आप, मैंने कहा सर गई थी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी, मैंने कहा नहीं सर। तो कोर्ट में ये के लिए बोला कि ये तो आपका कोर्ट से होगा फैसला, ये आपका ज़मीन का मामला है। मैं पूनम श्री पूरन सिंह जी की बेटी, तो गड़ी कैंट घंगोड़ा में मेरा घर है। तो घर बनते टाइम मैम हमने इनसे 2 लाख रुपए लिए थे इंटरेस्ट पे 10%, जो कि हम हर मंथ इनको 20,000 पे किया करते थे। अगर वो 1 या 2 दिन ऊपर हो जाए तो ये 20 या 30 लिया करता था। श्री इंद्र बहादुर छेत्री उर्फ राज छेत्री, कोलागढ़ सैनिक बस्ती। तो मैम ये बात है 2015 की। हमने इनको 1 साल तक इंटरेस्ट भी और सब कुछ दिया। तो जब इनका पैसा वैसा सब खत्म हो गया था मैम, इसने हमारे चेक वगैरह कुछ भी वापस नहीं करा। इसने हमें बोला वो सड़ गए गल गए, तू क्या करेगी अब लेकर। तो मैंने भी सोचा हमारे रिलेटिव है, हमने भरोसा किया कि चलो कोई बात नहीं दे देंगे हमें ये। तो मैम उसके बाद ये मुझे मैसेज करता है
कि मेरे साथ घूमने चल। तो मैंने बोला कौन कौन जाएगा? बोला मेरी तू और मैं जाएंगे। मतलब मैं और तुम क्यों जाएंगे? अगर मेरी दीदी चलती है तो मैं तब जाऊंगी। तो इसने बोला नहीं, तू और मैं जाएंगे, वहाँ तू और मैं मेरे दोस्त के घर में रुकेंगे। जिस बात से मैंने साफ इनकार कर दिया। और सेम मैंने यही बात इसकी वाइफ को फ़ोन करके बताई कि मैंने जो लेन देन था हमारा ख़त्म हो गया, मेरे चेक वापस करो। उसके बाद में जिया जी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे? तो इसने मुझे बोला कि चल मुझे दिखा, तू मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड कर। मैंने वो मैसेज उसकी वाइफ को फॉरवर्ड करे। उसने बोला चल ठीक है मैं बात करती हूँ। इन्होंने शायद आपस में क्या बात हुई क्या नहीं हुई मैम, जो मेरे चेक रखे हुए थे इसके पास 2 लाख के, इसने 4-4 लाख के 2 चेक लगा दिए, मेरा और मेरे हस्बैंड के नाम का। तो उसमें क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के जाली सिग्नेचर करके इसने कोर्ट में वो लगा दिया मैम। उसके बाद मैं पिछले 8-9 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, केस लड़ रही हूँ। बाकायदा एक केस मैम, वो बोलते ना सच के साथ सब कुछ होता है, तो मैम एक केस हमने जीत लिया, हमारे पास प्रूफ था। इसने दोबारा जो केस चल रहा है वो मैम ये इसमें कभी हाजिर नहीं होता। तो इसने हमारे किसी रिलेटिव के थ्रू हमें बोला कि अगर तुम लोग हमसे समझौता करोगे तो हम तेरे चेक वेक जो भी है हम तेरा केस वापस ले लेंगे। इसने मेरे फादर से बात की, इसको पता था सब, नेट तो चलाता ही है मैम ये। इसने उसमें देख लिया मेरे फादर की कितनी ज़मीन है क्या है। इसने हमें घर पे बुलाया कि तुम दोनों ही आना, पापा और तू ही आना खाली, और तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो मेरे पापा चले गए मैम। इसने हमें बोला कि 2 बिस्सा ज़मीन है जो वो किसी मतलब तुम्हारे फरत में आ रहा है, वो 2 बिस्सा ज़मीन मुझे सिर्फ वो कर दो, खाली तुम्हारा सिग्नेचर होगा, तुम्हारी ना वो कोई ज़मीन है ना कोई कुछ है। मैं तेरे सारे केस वापस ले लूँगा और चेक तुझे वापस कर दूंगा सारे। तो मैम इसने, मैं और मेरे पापा गए, इसने अपने वकील से बात की फ़ोन पे, हमें कुछ नहीं बताया। तो हम अग्री हो गए इसके लिए कि कितना हम परेशान होंगे, कोर्ट कचहरी के कितने चक्कर काटेंगे, ऑलरेडी इतना 8-10 सालों से हम चक्कर काट ही रहे थे। तो हम लोग वहाँ पर गए। इसने बोला 2 बिस्से की बात हुई थी मैम, हम अग्री थे। इसने अपने वकील से उसमें पूरा कागज वागज रेडी करवा के 7.5 बिस्सा और अपने चेक नंबर भी मेंशन करवा रखे, जिसके लिए इसने सिर्फ मेरे फादर को बोला कि तुम सिग्नेचर कर दो। तो हमने यही बोला कि चलो ठीक है सिग्नेचर कर लेते हैं। फिर भी इसने बोला कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, चेक दूंगा, तुम घर चलना, घर पे है, और घर जाके मैं तुम्हें वो चेक पकड़ा दूंगा। तो जब ये रजिस्ट्री हुई, हमने इससे कॉपी मांगी, इसने हमें नहीं दी। ये हमें घर ले गया। उसके बाद इसने बोला चेक लेने अगले दिन आ जाना। इसने हमें, मेरे को, पापा को घर पे भेज दिया मैम। उसके बाद हम जब अगले दिन गए तो ये हमें सीधा रिवॉल्वर तानता है कि अब तुम क्या कर लोगे, मैंने तो ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, अब तुम्हें जो करना है करो, ना मैं तेरा कोई केस वापस लूँगा और ना ही मैं तुम्हें कोई चेक दूंगा। ऐसा डरा धमका के मैम इसने मुझे और मेरे पापा को, दोनों हस्बैंड वाइफ, इसकी वाइफ भी इसके साथ उतनी ही इन्वॉल्व है जितना ये है। और मैम इसने पूरी चेक बुक, ATM और सब कुछ, जेवर वगैरह सब छीन के रख लिए थे, जिसके लिए हमने मैम अभी कोर्ट में 354 का केस भी दायर किया है और एक ऑलरेडी हम केस लड़ रहे हैं। ये मुझे डराने के लिए मैम अपने दोस्तों को चेक दे देता है, वहाँ से कोई मेरा 10 लाख का भर के लगा देता है, कोई 20 लाख का भर के लगा देता है। ऋषिकेश से भी इसने अपने एक फ्रेंड को मेरा चेक दिया हुआ है, वहाँ से भी पुलिस आके मुझे बहुत परेशान करती है। मैं ऑलरेडी बहुत पैसा दे चुकी हूँ मैं इसको। मेरे फादर की ज़मीन भी इसने रख ली है। फिर भी हमने इसके लिए जब पुलिस के पास गए तो इसने वहाँ आके एक समझौतानामा किया है पुलिस के सामने, जो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी। इस पे फोकस कीजिए। ये इसने खुद की हैंडराइटिंग में लिख के दिया है हमें बाकायदा पुलिस के सामने कि मैं इनको ड्राफ्ट के थ्रू इस तरीके से इनको पैसे वापस कर दूंगा। वो 2 साल पहले की बात हो गई मैम। इसने हमें कोई 1 रुपये नहीं दिए, कोई कुछ नहीं दिए। अब हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वो हमें भगा देते हैं उल्टा, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। आखिर में थक हार के हमें किसी ने श्री प्रवीण भारद्वाज जी का बताया है, तो हम लास्ट जो हमारा एक उम्मीद है सर से है, अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी आप मीडिया से भी हमारी यही अपील है कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैम यही नहीं, ये अपने पास रिवॉल्वर वगैरह रखता है और काफ़ी फौजी लोगों को इसने टारगेट किया है, उनके पट्टे छीन लेता है, मारपीट करता है, उनसे 2-3 रकम ले लेता है। और मैम नेपाल तक इसके लिंक हैं, और हमने सुनने में ऐसा भी आया है कि लड़कियों की भी तस्करी करता है। इसकी खुद की नौकरानियाँ घर छोड़ के भाग जाती है रात को, गेट फांद के। वहाँ से हमने सुना है कि ये उन्हें बहुत परेशान और टॉर्चर करता है। तो मैम ये हर चीज़ में इसकी यही अपील है हमारी तो मीडिया से कि SIT में या फिर ED तक इसकी जांच हो तो बहुत से खुलासे हो जाएंगे और देहरादून के जो आम जनता है ऐसे मुजरिम से उनको राहत मिलेगी। मेरे सर 2 बिस्सा बोल के उसने 7.5 बिस्सा का रजिस्ट्री करा लिया जी, और पैसे नहीं दिया, चेक मेंशन कर दिया और चेक भी नहीं दिया मेरे को।
ना मेरे खाते का है कि मैं खाते में पैसे डाल दूँगा, वो खाते में भी नहीं डाला जी। और फिर रिवॉल्वर दिखा के जान से मारने की धमकी देता है। एक दफ़ा उसने मेरा हाथ भी उठाया, एक रापेटे मारा मेरे उसने डराने धमकाने के लिए जी। अब अगर क्या करें, पुलिस वाले के पास जाते हैं जी हम, पुलिस वाले कुछ करते नहीं, बोलते हैं तो कोर्ट का काम है, हम कहाँ जाएं बताइए हम। और तस्करी का काम करता है जी ज़्यादा, ब्याज पे दुगना पैसा लगाता है, 10-12% लेता है, और 2 नंबर पैसे 1 नंबर में करता है जी। और सीधा बोलता है तुम जाओ जेल, अगर मुझे जाना ही है तो मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। हाँ, पूरा परिवार ख़त्म कर देता हूँ बोलता है जी ये। और एक दफ़े से गन के चोरी के गन का भी रिपोर्ट है झगड़ी के मासूम लोगों को टारगेट करता है, शराब का उनके झूठे तस्करी ये मुकदमे करता डाल है जी। देता है, झूठे मुकदमे में उन्हें फंसा देता है, गरीब लोगों से उनकी जमीनें घर छीन लेता है। अब बताइए बेचारा आम आदमी क्या करे, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उन्हें न्याय मिल जाए या फिर वो खुद सुसाइड करके मर जाए। क्योंकि कहीं भी किसी भी उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैम हम 2 बार डीएम साहब के पास जा चुके हैं, वहाँ से रिपोर्ट स्थानीय पुलिस में आती है, स्थानीय पुलिस उसको कॉल करती है, पर फिर पता नहीं क्या सेटिंग होती है मैम, हमें कुछ नहीं पता। पुलिस वाले उसके बोलते हैं बाद कि दे हमसे देंगे, ना टाइम कोई लगेगा, हमें बोलते हैं रिलीफ मिलता है यहाँ से। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं मैम। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम फांसी लगा के मर जाए या फिर हम उम्मीद से बैठ जाएं कि हमारे साथ सरकार कुछ ना कुछ तो न्याय करेगी ही। मेरे फादर का ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है, ना कोई पेंशन है ना कोई कुछ है मैम। मेरा एक भाई है, वो भी ब्रेन हेमरेज का पेशेंट है, उसको सब मालूम है। घर में 2 रोटी का भी गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है मैम। हमने वही सोचा था कि चल हमने इसे ज़मीन दे दी तो ये हमें पैसे दे देगा, पर हम जब भी इसके पास पैसा लेने गए इसने उल्टा हमें रिवॉल्वर दिखा के डरा धमका के हमें मार पीट करके वापस भगाया मैम वहाँ से। अब ऐसे में हम कहाँ जाएं बताओ। केस हम कर देते, इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम कोर्ट में 10-10 साल फिर केस लड़ लें। अभी माँ बाप पापा की उम्र भी 75 साल हो गई है, आज है कल नहीं है। कब हमें न्याय मिलेगा, कब? 10 साल से हम भाग रहे हैं इधर उधर, कहीं तो न्याय मिले, कहीं तो न्याय हो। ऐसे लोगों के लिए कोई कुछ सजा तो बनी होगी। हम तो भुगत रहे हैं कि ये हमारे झूठे केस लगाता है, हम कंटिन्यू जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो झूठे केस कर रहा है उस पर भी तो कोई सजा होनी चाहिए ना कि इसने झूठ वो करा है। और अकेली औरतों को टारगेट करता है, फौजियों को टारगेट करता है, जिनका देख लेगा कि हाँ जमीन है घर है उनको टारगेट करता है। अभी आपने देखा कि ब्याज के धंधे में लोग जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों भूमाफिया लोगों ने किस प्रकार से फंसाकर उन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। ब्याज का कारोबार हमारे शहर में नाजायज़ ब्याज का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है देहरादून शहर में। मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देते हुए इन ब्याजखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और ऐसे लोग जो पूरे जीवन भर की जिनकी पूंजी होती है, प्रॉपर्टी जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, वो भूमाफिया लोग किस प्रकार से डरा धमका के अपने नाम करवा लेते हैं और आदमी की पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे ब्याजखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये नाजायज़ तरीके से शहर के अंदर ब्याज का काला धंधा कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार से निवेदन करूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।